नाज़रीन मोहतरम, पिछली किस्त में आपने देखा कि खान रजनी से मिलने के लिए बस स्टॉप पर उतरता है और रजनी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जा बैठता है। उसके बाद रजनी उस पे इंकशाफ करती है कि वो उसे हिंदू नौजवान लगता ही नहीं है, वो उसे रवानी में मुसलमान कह जाती है। और इस सूरत हाल में खान की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ जाती है। अब आगे सुनिए। उसे जबरदस्त ज़हनी झटका लगा था। यह अलग बात कि उसका चेहरा बिल्कुल सपाट रहा। मुझे इल्म है कि मैं कमजोर लड़की हूँ, लेकिन मैं इन गुंडों को छोड़ूंगी नहीं, ख्वाह मेरी जान ही चली जाए। अब तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं रजनी, वाकई मैं दूसरे नौजवानों से मुख्तलिफ हूँ, लेकिन मेरे साथ भी ये महरूमी लगी हुई है कि मेरी भी कोई बहन नहीं है। न जाने तुम्हारा दुख जानकर क्यों मेरा दिल भर आया। रजनी, वक्त ने एक एहसान मुझ पर जरूर किया है कि मुझे कनूती के बजाय अमली इंसान बना दिया है। तुम्हें बहन कहा है तो इस पर अमल करके भी दिखाऊंगा। आयशा, तुम्हारे और मेरे दुख मुश्तरिक हैं। मैं सिर्फ 2 दिन में इस बात का सबूत दे दूंगा। उसकी आवाज शिद्दत जज्बात से कांपने लगी थी और रजनी की आंखें भर आई थी। थोड़ी देर के बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। रजनी तो घर आ गई, लेकिन खान किसी और तरफ निकल गया था। करीबन 1.5-2 घंटे बाद वो सब्जी मंडी के पुररौनक बाजार में बाली के अड्डे के सामने खड़ा था। उसकी आंखों के सामने एक दुकान के थड़े पर घुटे हुए जिस्म, ठिगने कद और स्याह रंगत का एक गुंडा बैठा था, जिसके दोनों इतराफ 5-6 मुस्टंडे जो शक्ल ही से छटे हुए बदमाश दिखाई दे रहे थे, अपने धंधे में मसरूफ थे। ये लोग खुलेआम मंशियात फरोख्त कर रहे थे और सिवाय उनके खरीदारों के और कोई उनकी तरफ आंख भर कर भी देखने की जुर्रात भी नहीं कर रहा था। खान कुछ देर तक खड़ा ये सारा तमाशा बड़े इन्हिमाक से देखता रहा। उसने दुराने बाली के अड्डे और घर का पता भी मालूम कर लिया था। फिर वो बाजार में जायजा लेने के लिए जरा और आगे चला गया। घूम फिर कर वापस उसी जगह आया तो यहाँ कुछ और ही मंजर था। उसने देखा एक बूढ़े से हिंदू को, जो शक्ल से कोई मामूली सा सरकारी मुलाजिम नजर आ रहा था, बाली के आदमी बड़ी बेदर्दी से मार पीट रहे थे और वो वहशियों की तरह कहके लगा रहा था। बूढ़ा उसके सामने घिघियाए हुए हाथ बांध रहा था, लेकिन उसके साथी इस बात से लापरवाह उसे दीवानों की तरह पीट रहे थे। बाजार में किसी की हिम्मत नहीं थी उन्हें कुछ कह सकें। जल्द ही वो बदनसीब बेहोश हो गया। उठाकर फेंकाओ इसे किसी गटर में, बाली के खिलाफ शिकायत करता है साला। बाली ने खूनख्वार लहजा अपनाया और कहका लगा दिया। अगला मंजर देखने के लिए खान वहां रुका नहीं था। वो तेज तेज कदमों से वापस आ गया। उस बूढ़े से उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, न ही वो इस मुआशरे का रुकन था, लेकिन सरीहन जुल्म देखकर वो कांप गया। इस तरह उसे रजनी से भी हमदर्दी हो गई थी। अब वो इसका दिल जीतने के लिए कोई भी ड्रामाई कदम जल्द अज जल्द उठाना चाहता था। इस इलाके में दाखिले और फरार के रास्ते उसने ज़हन नशीन कर लिए थे और अगली रात बाली को सजा देने के लिए मुंतखब कर ली थी। सुबह वो बाबूजी के साथ चपरासी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। ये आर्मी की कोई वर्कशॉप थी। सूबेदार बलाती राम का नाम लेते ही एक सिपाही चौंका और दोनों को बड़े एहतराम से अंदर ले आया। शायद बलाती राम ने उनकी आमद से गेट वालों को पहले से ही मुतल्ला कर रखा था। बलाती राम था तो सूबेदार मेजर, लेकिन उसका कमरा किसी कर्नल के कमरे से कम शानदार नहीं था। चपरासी पहले से यहाँ मौजूद था। दोनों को आते देखकर वो अपनी हंसी जब्त न कर सका, लेकिन बलाती राम का चेहरा जज्बात से आरी था। चपरासी ने दोनों का तारुफ करवाया और बताया कि बाबूजी बेचारे रिटायरमेंट के बाद हाल ही में ठेकेदारी से मुंसलिक हुए हैं। उसने सूबेदार से दरख्वास्त की कि वो इनका हाथ पकड़ ले और नया पार लगा दे। थोड़ी सी तगदो के बाद मेरठ छावनी के लिए 500 मच्छरदानियां सप्लाई करने का ठेका सहायक कुमार जनरल ऑर्डर सप्लाईज को मिल गया था। सूबेदार बलाती राम ने उनके साथ इंतहाई शराफत और खुदा खोफी का मुजाहरा करते हुए उनसे सिर्फ 25% कमीशन तलब की थी। खान ने आधी कमीशन एडवांस उसे वहीं थमा दी थी और आधी बिल वसूल होने पर अदा करने का वादा किया था। घर वापसी पर दोनों मिठाई की एक टोकरी साथ लेकर आए थे। इस सौदे में कमीशन दे दिलाकर भी उन्हें कम अज कम 5,000 रुपए का मुनाफा होने वाला था। खान ने चपरासी को 100 रुपया पेशगी इनाम दे दिया था। पहला ही कामयाब सौदा तय होने का इस छोटे से घराने में शानदार जश्न मनाया गया। वो लोग खुशी से बावले हुए जा रहे थे। कशूर और आशा ने तो अभी से बड़े बड़े ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। खान को खुशी थी तो सिर्फ इतनी कि इस तरह उसकी रसाई कम अज कम मेरठ छावनी तक तो हुई। एक तरफ कुदरत ने अगर भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस रा
पर नकब लगाने के लिए उसे रजनी जैसी बहन दे दी थी, तो दूसरी तरफ मेरठ जैसी हिसास छावनी और दीगर फौजी तंसीबात तक रसाई पाने के लिए सूबेदार मेजर बलाती राम जैसा गधा भी फराहम कर दिया था। जासूसी मजबूत असाब का खेल है। उसने अपने ट्रेनर का ये जुमला कभी नहीं भुलाया था। अब तक उसकी कामयाबी का राज सिर्फ यही था कि वो कभी भुखलाया नहीं था। उसके आसाब पहले रोज की तरह मजबूत थे। पैर दर पैर नाकामियों के बावजूद उसे शानदार कामयाबियां मुयस्सर आई थी। रजनी शाम ढले ही इधर आ गई थी। खान को ये इत्मीनान जरूर था कि रमा को उसका रजनी से मेल जोल बुरा नहीं लगता, और आज तो रजनी ने उसे भैया कहकर मुखातिब करना शुरू कर दिया था। रमा के लिए ये बात और ज्यादा खुशाइन थी। रात का खाना सब ने इकट्ठे खाया, फिर खान सबको आखिरी शो दिखाने के लिए बाहर ले आया। सब्जी मंडी के पास वाले सिनेमा हाउस तक पहुंचने के लिए उसने सबके सामने वहां चलने वाली एक अंग्रेजी फिल्म की इतने शानदार अल्फाज में तारीफ कर डाली थी कि सब उसे देखने के लिए परेशान हो रहे थे। फिल्म पर कोई खास रच नहीं था। खान ने पूरा बॉक्स बुक कर लिया। उसने अपनी सीट जानबूझकर रजनी के नजदीक रखी थी। फिल्म मुकर्रर वक्त पर शुरू हो गई। करीबन 10 बजे उसने रजनी की तरफ झुकते हुए उसके कान में सरगोशी की, मुझे आशीर्वाद दो बहन। रजनी थरा कर ही तो रह गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर गुजरेगा। एक्सक्यूज मी। खान ने रमा से भी सरसरी तौर पर मुआजरत की और आहिस्तगी से दरवाजा बंद करता हुआ बाहर निकल आया। उसे यकीन था कि सिनेमा के कम अज कम किसी मुलाजिम को इसके बाहर निकलने की कानो कान खबर नहीं हो सकी। बमुश्किल 10 मिनट बाद ही वो बाली के डेरे के बाहर मंडला रहा था। खान मकान की पुश्त पर पहुंच गया। उसने दीवार फांदने से पहले अपना मुंह मफलर से अच्छी तरह ढांप लिया था और अपनी जेब से पीतल का वो पंजा जो उसने सुबह ही खरीदा था निकाल कर दाएं हाथ में पहन लिया था। ये बात उसके लिए बड़ी खुशगवार हैरत का बायस थी कि अभी तक यहाँ किसी की मौजूदगी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। बिल्ली की तरह दबे कदमों वो बिलाकर एक कमरे में किसी की मौजूदगी के आसार पाकर दाखिल हो गया। लाइट जल रही थी और उसके बिल्कुल सामने बाली शराब की बोतल मुंह से लगाए बैठा था। उसके पहलू में एक फहाशा मौजूद थी। खान की अचानक आमद ने दोनों को बौखला दिया था। कौन है बे? उसके कुछ कहने से पहले ही बाली ने गाली देकर उसे मुखातिब किया। उस गाली पर तो वाकई खान का खून खोल उठा था। उसने बाली की गाली का जवाब एक जोरदार ठोकर से दिया और पहलू में अचानक लगने वाली ठोकर ने बाली को उल्टा ही तो कर दिया था, लेकिन वो फौरन ही संभल कर पलटा। लड़की के मुंह से तो खौफ के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी। खान को इतनी जल्दी बाली के संभलने की उम्मीद नहीं थी। अगर वो अचानक ही एक तरफ न झुक जाता तो बाली के हाथ से निकलती हुई बोतल उसके सर पर ही टूटती। उसके सीधा होने तक बाली उछलकर उसके सर पर पहुंच चुका था और उसका घूंसा पूरी कुव्वत से घूमकर खान की तरफ आया था। ये अलग बात कि हवा में लहरा कर रह गया। खान ने जमीन पर बैठे हुए पीतल के पंजे वाला मुक्का पूरी कुव्वत से उसकी नाफ पर दे मारा। बाली सामने वाली दीवार से टकरा कर गिरा, लेकिन उठ खड़ा हुआ। अजियत से वो तड़प ही तो उठा था। खान के पास वक्त बहुत कम था, किसी भी वक्त हंगामा बढ़ सकता था। उसने दोबारा बाली को संभलने का मौका नहीं दिया। 2-3 मिनट बाद वो जब करीबन बेदम सा हो चुका था तो अचानक ही खान ने झुककर उसके पांव को पकड़ लिया। बाली के पांव को इतना शदीद झटका शायद जिंदगी में पहली मर्तबा लगा था। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि लड़की सहम कर रह गई और लाशऊरी तौर पर उसके मुंह से भी हल्की सी चीख निकल पड़ी। दोबारा अगर तुम्हारे गले से कोई आवाज निकली तो गला घूंट कर मार डालूंगा। खान ने उसकी तरफ देख कर गुर्राया। बाली चीख मारकर बेहोश हो चुका था। खान ने झुककर उसके बेदम वजूद को हाथों में तोला और झटके से उसे कंधे पर लाद लिया। मेरे साथी इस इमारत में मौजूद हैं। अगर सुबह होने से पहले तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की या पुलिस को कुछ बताया तो याद रखना, जो लोग बाली जैसे गुंडे को सजा दे सकते हैं, तुम्हारी हैसियत उनके नजदीक कुछ भी नहीं। खान नीम बुरहना लड़की की तरफ देखकर दोबारा गुर्राया। परमात्मा के लिए मुझे जाने दो, ये मुझे जबरदस्ती यहाँ उठा कर लाया था। मैं तो खुश हुई हूँ, किसी को क्यों बताऊंगी भला। लड़की हाथ बांधकर उसके सामने खड़ी होगी। खान ने नजरें झुका ली। कपड़े पहनो और चली जाओ, उसने आहिस्ता से लड़की से कहा और बाली को कंधों पर उठाए बाहर निकल आया। बरामदे में लगा बल्ब का बटन उसने ऑफ कर दिया था। एहतियात से पंजों के बल बगैर आवाज पैदा किए वो बाहर आया था। उसे हैरत थी कि इतना बड़ा गुंडा बगैर बॉडीगार्ड्स के यहाँ मौजूद था।
شاید بالی نے کبھی یہ تصور بھی نہ کیا تھا کہ اس پر کوئی یوں حملہ آور ہوگا، یا پھر آج خان کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت اس کے ساتھی یہاں موجود نہیں تھے۔ بالی کے بے ہوش جسم کو اس نے گلی کے کونے پر موجود گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ دہلی جاگ رہی تھی لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ساری گلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہاں کوئی ذی روح سوائے اس کے موجود بھی نہیں تھا۔ سینما واپس پہنچنے تک اس کے بمشکل 25-30 منٹ لگے تھے، لیکن اندر والے خاصے پریشان ہو رہے تھے۔ خان کے داخل ہوتے ہی ہاف ٹائم ہوا۔ اس نے سب سے پہلے رجنی کی طرف دیکھا جو سب سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ رما سراپا احتجاج اس سے مخاطب تھی۔ جواب میں خان نے کہکا لگایا، یہ کیا بتاؤں، چلا گیا تھا، پھنس گیا تھا، یہاں سے نکلا ہوں کہ سامنے سے وہ کمبخت رولیا رام آتا دکھائی پڑا۔ میں تو نمستے کہنے کا گنہگار ہوا ہوں، باقی سارا کام اس کا ہے۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ اس کا ایک اور واقف کار مل گیا اور میں جان بچا کر نکل آیا ہوں۔ وہ دوبارہ خواہ مخواہ ہنس دیا۔ رولیا رام اس گھر کے تمام مکینوں کا غائبانہ تعارف تھا۔ یہی وہ چپڑاسی تھا جس کے ذریعے وہ آدمیوں کی بھیڑ سے نکل کر معزز ٹھیکیداروں کے گروپ میں شامل ہوئے تھے۔ پھر بھی بھیا آپ کو اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رجنی اب بھی گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ خیریت ہے بھائی، آخر مجھ ہی پر اتنی کڑی نظریں کیوں رکھی جا رہی ہیں؟ خان نے باری باری سب کے چہروں پر نظریں دوڑائیں۔ آپ بھیا جی ہیں ہی ایسی چیز، آپ کو ایک مرتبہ پا کر کوئی کھونا نہیں چاہتا۔ اس مرتبہ آشا کی باری تھی۔ واہ موٹی، بڑے ڈائلاگ بولنے لگی ہو۔ خان کی بات پر سب ہنس دیے۔ انٹرول پر انہوں نے اپنے باکس میں بوتلیں منگوائی تھی۔ فلم ختم ہونے تک پھر کوئی باہر نہ نکلا۔ فلم کے خاتمے پر جب وہ لوگ باہر آئے تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ اس وقت اس علاقے کی سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج خلاف معمول ایک طوفان بدتمیزی ہر طرف برپا تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ کشور نے ایک نوجوان سے پوچھا جو اب تک کئی لوگوں کو باہر ٹوٹنے والی قیامت کی روداد سنا چکا تھا۔ کسی نے بالے کی ٹانگ توڑ کر اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، بہت مارا ہے۔ بالی کی تو شکل بھی نہیں پہچانی جا رہی کسی سے۔ مخاطب نے دہلی کے خاص کرخداری لہجے میں مزے لے کر باہر ہونے والی واردات بیان کی تھی۔ خان نے کند اکھیوں سے رجنی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر یکدم زندگی جاگ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی اور کنپٹیوں کے نزدیک رگیں پھڑک رہی تھی۔ ایک نظر رجنی نے خان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تشکر کا ایک سمندر ہلکورے لے رہا تھا۔ بھیا، اس کے ہونٹ کپ کپائے، اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ رما نے اچانک ہی چونک کر خان اور رجنی کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن نمودار ہوئی اور اس کے پس پردہ ابھرنے والے سوال سے بچنے کے لیے خان نے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس نے باہر نکل کر ایک ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور باقی لوگوں کو نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ اس مرتبہ وہ جان بوجھ کر آگے بیٹھا تھا۔ ٹیکسی والا شاید کوئی مقامی تھا۔ تمام راستے مزے لے کر وہ بالی کی مرمت کی کہانی سناتا رہا۔ وہ تمام واقعات ایسے بیان کر رہا تھا جیسے موقع کا چشمدید گواہ رہا ہو۔ کشور اور آشا تو اس کی گفتگو میں ضرورت سے بھی زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہے تھے۔ البتہ رجنی، خان اور رما ہوں ہاں ہی کر رہے تھے۔ تینوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ٹیکسی پہلے ان کے گھر پہنچی، سب لوگ اتر گئے۔ میں رجنی بہن کو ڈراپ کر کے واپس آتا ہوں، اس نے کسی کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کہا۔ رجنی سحر زدہ سی بیٹھی رہی اور ٹیکسی آگے رنگ گئی۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر دونوں اتر گئے۔ رجنی نے اب بھی کچھ نہ کہا۔ جیسے ہی ٹیکسی آگے بڑھی وہ بچوں کی طرح بلک پڑی۔ بھیا، اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ رجنی، وہ جاپانی انسٹرکٹر جس سے میں نے مارشل آرٹ سیکھے تھے، کہا کرتا تھا کہ میں 5 سال اور اس کی شاگردی کروں تو انٹرنیشنل فائٹ لڑ سکتا ہوں۔ میں نے ابھی کسی پر یہ ظاہر نہیں کیا، نہ ہی میں زندگی میں غنڈہ گردی کا قائل رہا ہوں، لیکن تمہارا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں چاہتا تو اسے کتے کی موت مار ڈالتا، لیکن یہ انتقام کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے اس کا پاؤں جس جگہ سے توڑا ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر جوڑ نہیں سکتا۔ ساری زندگی وہ اپاہجوں کی طرح زندگی گزارے گا اور لوگ اسے دیکھ کر ہنسا کریں گے، لیکن یہ راز صرف تمہارے اور میرے بیچ رہے گا۔ باقی لوگوں کی نشاندہی بھی تم کر دینا، وہ بھی اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ بس میری ایک درخواست ہے کہ اب تمہارا ضمیر مطمئن ہو جانا چاہیے اور تم یہ سروس صرف دیش کی سیوا کے لیے کرو گی۔ تمہارے ذہن پر جو ایک بڑا بوجھ تھا، بھائی ہونے کے ناطے میں نے اسے قدرے ہلکا کر دیا ہے۔ زندگی کے سفر میں اب تم اکیلی نہیں رہو گی، مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی۔ بھیا، آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ تو شاید اگلے کسی جنم میں بھی میں چکا نہ سکوں، لیکن زندگی میں اگر کبھی ایسا وقت آ گیا تو میں بھی آپ پر ثابت کر دوں گی کہ کسی راجپوت کی بیٹی ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ خان کو محسوس ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ دیکھ لینا، ممکن ہے تب حالات مختلف ہوں اور تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو۔ خان مسکرایا۔ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا۔
کبھی نہیں۔ اچھا شب بخیر خان کہہ کر واپس مڑ گیا۔ اسے علم تھا کہ رما کتنی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔